गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। आप शीत युद्ध पढ़ रहे हैं, कोल्ड वॉर टॉपिक चल रहा है और इसकी एक क्लास हो चुकी है। आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक क्लास में नहीं जा पाएगा, काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेंदी है, तो कई क्लासेस में जाएगा। ये आपकी सेकेंड क्लास है। जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी का पूरा कोर्स अपलोडेड क्लासेस के थ्रू दिया गया है, तो आप कोर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट लगी हुई है जहाँ पर आप सारे अपने कोर्स का वीडियोज पा सकते हैं और वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। प्लस प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट भी लगी हुई है जहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ वगैरह इसी में सारी मिलती रहेंगी, क्योंकि कई लोग क्वेरी करते रहते हैं कि मैम इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो बिल्कुल मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। और इसके लिए आपको पोलपाथ के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर पीडीएफ सभी को दे दी जाती है। और आप लोगों से एक बात कहनी है कि आप लोग बिल्कुल जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, व्यूज इतने कम जाते हैं, अल्टीमेटली आपका ही नुकसान होता है। मेरा तो जो है वो है, आपका भी होता है, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन चाहिए। जब हमारे आप लोगों के लाइक्स आते हैं, शेयर होते हैं वीडियोस, तो ये लगता है कि ठीक है, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं और हमसे लोग बेनिफिट ले रहे हैं, तो हम मोटिवेट होते हैं। जब व्यूज नहीं जाते हैं, इवन लाइक भी नहीं जाते हैं बिल्कुल, तो लगता है कि मतलब आप लोग शायद क्लासेस को लाइक नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लाइक नहीं जाते हैं। तो देख लीजिए, अगर लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, जैसे कि पहले मिल रहा था, और आगे फिर वैसे ही मिलेगा। तो क्लासेस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। जितने लोग जुड़े हैं, ज्वाइन होते ही सबसे पहले लाइक कर दें, क्योंकि एजुकेशन में क्या होता है कि हम लाइक करना भूल जाते हैं। एक बार पढ़ने लगे, रिदम में आ गए, तो हम लाइक और शेयर पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो सबसे पहले क्लास को ज्वाइन करते ही लाइक कर दें। चलिए देखेंगे, आज का हमारा है शीत युद्ध, और शीत युद्ध में हमारा टू मैन सिद्धांत जो है हम आज करेंगे। तो टू मैन सिद्धांत, इसको टू द पॉइंट चलने की कोशिश करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं हम, तो अभी उतना ही देखेंगे जितना एग्जाम में आ सकता है। तो टू मैन सिद्धांत 1947 में आता है, और जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ट्रूमैन, इन्होंने सोवियत रूस के साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए और यूरोप में बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए, यूरोप में जो साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए अमेरिका ने क्या किया, तुर्की और यूनान को आर्थिक सहायता देकर इनको पूंजीवादी प्रभाव में बनाए रखा, यानी कि पूंजीवादी विचारधारा की तरफ इनका झुकाव बना के रखा। किसका? तुर्की और यूनान का। तो आर्थिक सहायता के जरिए इनको जो है अपने पक्ष में झुकाकर रखा, अपने पक्ष में बनाए रखा। किस लिए? साम्यवादी विस्तार को रोकने के लिए। तो अमेरिका ने साम्यवाद को रोकने के लिए, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए, उसको नीचा गिरा दिखाने के लिए इतनी सारी योजनाएं चलाई, इतने सारे सिद्धांत दिए और संगठन बनाए। एक एक करके हम देखेंगे। ऐसे ही नहीं साम्यवाद जो है बिल्कुल ढह गया, उसके पीछे अमेरिका का बहुत प्रयास था, दोनों का प्रयास था, लेकिन अमेरिका की जो स्ट्रेटजी थी वो शायद ज्यादा सफल हो गई। आगे देखेंगे मार्शल योजना। तो मार्शल योजना में भी यही है, ये 1948 में आती है और 52 तक चलती है। ट्रूमैन, जो ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन होते हैं, इनका विदेश मंत्री होता है कौन? मार्शल। मार्शल ने पश्चिमी यूरोप में बढ़ते हुए साम्यवादी प्रचार को रोकने के लिए 6 यूरोपीय देशों को अमेरिका द्वारा आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई। तो जो 6 यूरोपीय देश थे, इनको अमेरिका के द्वारा आर्थिक सहायता दी गई। और क्यों दी गई इनको आर्थिक सहायता? इसलिए दी गई, अगर किसी को आर्थिक सहायता दी गई तो अल्टीमेटली आपका प्रभुत्व उस पे हो जाता है। आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो फिर वो आपसे दबके रहता है और आपकी बात मानता है। तो अमेरिका अपना प्रभुत्व, अपना नेतृत्व बनाए रखने के लिए कि ये हमारे नेतृत्व में काम करेंगे, जो 6 यूरोपीय देश हैं ये हमारे नेतृत्व में काम करेंगे, इसलिए उनको 6 देशों को जो है क्या किया गया, आर्थिक सहायता प्रदान की गई। तो एक-एक चाल अमेरिका की जो थी बहुत सोची समझी थी और उसी के तहत
इसने जो है साम्यवादी विचारधारा को धराशायी किया। ठीक है। मार्शल योजना को एक और नाम से जाना जाता है, डॉलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको डॉलर योजना के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे करके डॉलर के नाम से भी इसके नाम हैं, तो वो भी आप ध्यान रखना। आगे आता है बर्लिन की नाकेबंदी। तो बर्लिन आपको पता है ये जर्मनी की राजधानी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी हारता है तब इस पे जर्मनी पर जो है जर्मनी की राजधानी बर्लिन पे आधिपत्य के लिए, उस पे अधिकार जताने के लिए जो ये अमेरिका और सोवियत रूस दोनों के बीच जो है एक प्रकार से खींचातानी मच गई, जिसे शीत युद्ध का नाम दे सकते हैं। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी हार जाता है तो उसकी राजधानी बर्लिन पे अमेरिका अपना आधिपत्य जताना चाहता है और रूस अपना। और इसी तरह से होता क्या है कि बर्लिन भी एक प्रकार से दो भागों में विभाजित हो जाता है। पूर्वी जर्मनी में क्या होता है, साम्यवादी प्रभाव, और पश्चिमी जर्मनी में पूंजीवादी प्रभाव बना हुआ था उस समय। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि बर्लिन की दीवार कब टूटी, कब बनाई गई और कब टूटी, ये सब इन सब से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर देंगे कि बर्लिन की जो दीवार थी वो कब बनी और कब टूटी, कब ढाई गई और कब किस समय उसका निर्माण हुआ था, दोनों चीज आप बताएंगे। जब बर्लिन की नाकेबंदी के अंतर्गत होता क्या है कि यूएसएसआर के नेतृत्व में पूर्वी जर्मनी आ गई और अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी जर्मनी आ जाती है। और इस नाकेबंदी से होता क्या है, जो बर्लिन की नाकेबंदी होती है, इससे मध्य यूरोप में शीत युद्ध को काफी प्रभावी बना दिया, यानी कि वहां पर काफी ज्यादा गर्मा गर्मी रही, कहाँ, मध्य यूरोप में। और क्या हुआ, और अमेरिकी प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। तो जब रूस ने अपने उससे आधिपत्य से अमेरिकी प्रभाव को कम करने का प्रयास किया तो दोनों के बीच मनमुटाव, खींचातानी हो गई, जिसे शीत युद्ध के रूप में आप जान सकते हैं। शीत युद्ध क्या है, जो युद्ध के पहले की स्थिति होती है, पता नहीं चलता कब किस पर कौन आक्रमण कर देगा, किस समय युद्ध छिड़ जाएगा, उसे शीत युद्ध बोलते हैं। यानी कि पूरी संभावना होती है युद्ध होने की, उसी को शीत युद्ध बोलते हैं। ठीक है। अगला जो था संगठन, नाटो की स्थापना की जाती है। नाटो की स्थापना होती कब है, 1949 में, जो ब्रुसेल्स की संधि है, उसी संधि से इसकी स्थापना की जाती है। और ये उस समय से लेकर, यानी कि शीत युद्ध, यानी कि जब इसका निर्माण हुआ 1949 में, उस समय से लेकर के आज तक ये प्रभावी बना हुआ है। यानी कि इसका विखंडन नहीं हुआ, ये कहीं पर इसका जो है अस्तित्व बना हुआ है। और जबकि उसी जगह पर वार्सा पैक्ट आया था, तो वार्सा पैक्ट जैसे ही यूएसएसआर का विखंडन होता है तो वो भी नष्ट हो जाता है, वो अस्तित्व से गायब हो जाता है। तो ये देखेंगे कि नाटो और वार्सा दोनों आए थे उसी शीत युद्ध के दौरान, लेकिन नाटो अभी तक प्रभावी है। तो नाटो की स्थापना जब होती है तो इसने भी शीत युद्ध को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान की, क्योंकि नाटो की स्थापना ही साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए हुई थी। अगर इसकी जड़ें देखी जाएं तो नाटो की स्थापना किसके लिए हुई थी, साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए हुई थी। तो इस तरह के डेप्थ में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, वो भी ध्यान रखेंगे। ये अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ऐसे बिटवीन द लाइन उठा करके क्वेश्चन देता है एग्जामिनर तो आप लोग फंस जाते हैं कि नहीं क्या सही होगा। तो ये ध्यान रखिए कि नाटो की स्थापना साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए हुई थी। ठीक है, इसको पूरी जिम्मेदारी दी गई थी नाटो को कि ये जो है साम्यवाद के प्रसार को रोकेगा। नाटो के माध्यम से पूर्वी यूरोप में साम्यवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके आंसर में पूछी जा सकती हैं ऑप्शंस में। चलिए देखेंगे अगला अपना क्या है, आइजनहावर की नीति। आइजनहावर की नीति क्या है, ये 1953 से 61 के बीच में जो है रहती है, और है क्या, ये मध्य एशिया में बाहरी हस्तक्षेप का विरोध। अगर इसको सार में देखा जाए तो ये
नीति जो आइजनहावर की नीति आती है, तो ये मध्य एशिया में जो बाहरी हस्तक्षेप का होता है उसका विरोध करने के लिए लाई गई थी। और आइजनहावर की नीति के अंतर्गत मध्य एशिया के लिए नई रणनीति तैयार की गई, जिसमें मध्य एशिया के बाहरी हस्तक्षेप का घोर विरोध किया गया और नाटो को इसे रोकने की जिम्मेदारी दी गई। तो देखिए नाटो यहाँ पर भी काम कर रहा, जो ये आइजनहावर की नीति थी इसमें भी नाटो की अहम भूमिका है। और इस नीति के तहत मध्य एशियाई देशों को अमेरिका ने आर्थिक एवं सैनिक समर्थन दिया। तो देखिए अमेरिका कितना पैसा खर्च कर रहा था, अपना आर्थिक एवं सैनिक समर्थन दिया किस जो मध्य एशियाई देश थे उनको, क्योंकि उनको भी अपने प्रभाव में रखना चाहता था, अपने नेतृत्व में रखना चाहता था। और आइजनहावर के जो विदेश मंत्री थे जॉन फोस्टर डलास, इन्होंने यूएसएसआर को पीछे धकेलने की नीति को अपनाया, क्योंकि ये चाहते थे कि यूएसएसआर अमेरिकी नीतियों को मानने पर मजबूर हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी नीतियां अपनाई गई, ऐसी बहुत सारे जो है संगठन को बनाया गया जिससे यूएसएसआर जो है पीछे हो जाए, यानी कि उसकी विचारधारा एक प्रकार से नीची मान ली जाए और ये पूंजीवादी विचारधारा को सब ऊंचा माने, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई थी। और जब कोई विचारधारा या कोई देश जब पीछे होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो नष्ट होगा और वो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो जो शक्तिशाली देश होगा उसकी बातों को मानने पर मजबूर हो जाता है। तो ये सब उसी नीतियों के कारण हुआ। जो ये फोस्टर डलास, इन्होंने यूएसएसआर को पीछे धकेलने की नीति को अपनाई और यूएसएसआर जो है अमेरिकी नीतियों को माने, इस चीज को लेकर के इन्होंने काम किया और बाद में वो मजबूर भी किया यूएसएसआर को उस तरह से। आइजनहावर ने डोमिनो सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। तो जो डोमिनो सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? आइजनहावर के द्वारा किया गया था। और इस सिद्धांत के अंतर्गत दक्षिणी वियतनाम पर साम्यवाद प्रभाव को रोकना था। तो जो डोमिनो सिद्धांत था, ये इसका मेन अगर एक सार देखा जाए तो इसका 2 पॉइंट यहाँ पर मेन है। एक तो आइजनहावर के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, दूसरा वियतनाम पर साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए हुआ था, क्योंकि इनका मानना था कि अगर ऐसा वियतनाम पर साम्यवाद प्रभाव को रोका नहीं गया तो संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया पर जो है साम्यवादियों का प्रभाव स्थापित हो जाएगा। ऐसा ये मान रहे थे जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, जो अमेरिकी लीडर्स थे, विदेश मंत्री थे। ये मानते थे कि अगर दक्षिण वियतनाम पर साम्यवाद के प्रभाव को रोका नहीं गया तो संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया पर साम्यवादियों का प्रभाव स्थापित हो जाएगा, जो कि कतई अमेरिका को स्वीकार्य नहीं था। अमेरिका उसको सहन नहीं करना, उस तरह की स्थिति में नहीं पहुंचना चाहता था। तो ये सभी आपके क्या है, शीत युद्ध के अंतर्गत जो छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं, नीतियां आई हैं, संगठन बनाए गए हैं, प्रस्ताव लाए गए हैं, ये सब शीत युद्ध के अंतर्गत छोटे छोटे इवेंट थे, कह सकते हैं आप, घटनाएं थी जो कि बहुत मायने रखती हैं आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कोरियाई संकट हो, चाहे ये आइजनहावर डोमिनो सिद्धांत हो, या फिर नाटो की बात आए, या फिर शांति के लिए एकता प्रस्ताव आए, कोरियाई संकट आए, तेल का संकट होगा, क्यूबा संकट होगा। ये सभी क्या है, इवेंट बहुत मायने रखते हैं आपके लिए। और आप सभी से मैं एक बार फिर कहूंगी कि जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। जो भी आपके पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप वगैरह हैं अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। इससे मुझे तो जो फायदा होगा वो तो होगा ही होगा, आपको भी फायदा है, क्योंकि आप जितना मुझे मोटिवेट करेंगे उतना अच्छा और ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा, क्योंकि हमें भी कंटेंट बनाने की लगातार मेहनत करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, जो कि आप लोगों के लाइक से आएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतने व्यूज जाते हैं और लाइक मुश्किल से 8-10 आते हैं, तो देख लीजिए आप लोग। चलिए देखेंगे हम कोरियाई संकट। कोरियाई संकट कब आता है? ये 1950 में ये संघर्ष हुआ था। कोरियाई संकट आता है 1950 में। ये जो
संघर्ष हुआ था और कोरिया क्या हुआ था, 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन-कौन से में? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। इन 2 भागों में कोरिया विभाजित हो गया था और कोरिया को लेकर अमेरिका एवं यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया था। यानी कि जब ये कोरिया संकट आया था, कोरिया से संबंधित जो दोनों देश अपना-अपना प्रभाव वहां जमाने की कोशिश कर रहे थे, तो स्थिति बहुत भयंकर हो गई थी और जो शीत युद्ध था वो बिल्कुल अपने चरम पे पहुंच गया था, क्योंकि कोई भी पीछे हटना नहीं चाह रहा था। और इसी के चलते फिर कोरिया क्या हुआ, 2 भागों में विभाजित हुआ, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। और 38 डिग्री अक्षांश पर ये विभाजित हुआ था। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर कोरिया में किसका प्रभाव था? तो उत्तर कोरिया में साम्यवादी प्रभाव था, यानी कि आप यूएसएसआर कह सकते हैं। साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव उत्तर कोरिया में था, जबकि दक्षिण कोरिया में पूंजीवादी प्रभाव था, यानी कि अमेरिका का प्रभाव वहां पर था। यूएसए का प्रभाव आप वहां पर कह सकते हैं। उत्तर कोरिया ने रूस, जो उत्तर कोरिया था वो रूस के प्रभाव का प्रयोग किया, यानी कि उसकी जो पावर थी, यानी कि उसके रूस के जो है शक्ति और पावर का प्रयोग करते हुए, उसके प्रभाव का प्रयोग करते, यानी कि कैसे कहते नहीं कि हम आप किसके दम पे खड़े हैं, तो वो रूस के दम पे खड़ा था उत्तर कोरिया, और उसके प्रभाव का प्रयोग किया और दक्षिण कोरिया पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो उत्तर कोरिया ने क्या किया, दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया और इस संघर्ष को, इस संकट की स्थिति को बचाने के लिए, ये संघर्ष और ज्यादा ना बढ़े, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को बीच में आना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दक्षिण कोरिया को बचाने का प्रयास किया। ठीक है, किसको? दक्षिण कोरिया को। ये भी ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसको बचाया था? दक्षिण कोरिया को बचाने का प्रयास किया था, ना कि उत्तर कोरिया को, क्योंकि उत्तर कोरिया ने आक्रमण किया था और दक्षिण कोरिया को बचाने का प्रयास किया। और इसी को क्या बोला, ये जो पूरी घटना हुई है कि एक अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में जो खींचातानी हुई और कोरिया का 2 भागों में विभाजित होना, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का आकर के बीच में बचाव करना, यही सब जो है क्या कोरियाई संकट के नाम से जाना जाता है। तो मेन पॉइंट यहाँ पर यही है। अब हम देखेंगे शांति के लिए एकता प्रस्ताव, ये भी कोरियाई संकट से ही संबंधित है। कोरियाई संकट को दूर करने के लिए शांति के लिए एकता प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसके अंतर्गत हुआ क्या था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को शांति बनाए रखने के लिए पूरी छूट दी गई थी, यानी कि जिम्मेदारी दी गई थी। ये जिम्मेदारी क्यों दी गई थी उनको? क्योंकि सुरक्षा परिषद ये काम नहीं कर पा रही थी, एकता प्रस्ताव नहीं तैयार कर पा रही थी। हालांकि सुरक्षा से संबंधित जो भी मसले होते हैं वो सुरक्षा परिषद ही तैयार करती है, लेकिन यहाँ पर नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि सुरक्षा परिषद में सोवियत रूस, आपको पता है, वो स्थायी सदस्य है। सोवियत रूस स्थायी सदस्य है, तो सोवियत रूस क्या कर रहा था, बार बार वीटो का प्रयोग कर रहा था। जैसे ही कोई प्रपोजल तैयार किया जा रहा था, प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था, तो उसको जैसे ही लग रहा था कि ठीक है, हमारे मतलब की बात नहीं या हमारे कुछ विरुद्ध में बात जा रही है, तो वो वीटो का प्रयोग कर देता था और वहीं पर वो प्रस्ताव खारिज हो जा रहा था। तो इसलिए क्या किया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को शांति बनाए रखने के लिए ये प्रस्ताव बनाने की जिम्मेदारी दी गई और जिसको महासभा ने 2/3 बहुमत से शांति के लिए एकता प्रस्ताव को तैयार किया था। क्यों? क्योंकि जिससे दोनों देशों के बीच शांति स्थापना को प्रभावी बनाया जा सके, इसलिए फिर ये काम किसको दिया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिया गया। हालांकि ये काम सुरक्षा परिषद का था, लेकिन संयुक्त जो महासभा थी उसको दिया गया ताकि रूस वहां पर अपना वीटो का प्रयोग ना करे, क्योंकि रूस का जो है ये वीटो पावर सुरक्षा परिषद में ही काम करेगा। तो वहां पर वो अपना काम कर रहा था, वीटो उसका बार बार प्रस्ताव को खारिज कर रहा था। तो ये हो गई शांति के लिए एकता प्रस्ताव। आज का सेशन हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और आगे के टॉपिक नेक्स्ट सेशन में लिए जाएंगे। काफी लंबा ये आपका टॉपिक है, पूरा शीत युद्ध, और इसके जो है बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं।
तो आगे के सेशन में लेते रहेंगे और कई पार्ट में शीत युद्ध आएगा। तो आप कोई भी पार्ट मिस नहीं करिए, सारे को देखते रहिए। इसके लिए आप क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। तो यहाँ से आप एक काम और करिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ग्रुप्स में। और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।